हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल पर। मैं देव शर्मा आज आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है भारत का राष्ट्रपति, जिसमें हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसके पद की क्या क्या योग्यताएं होती हैं, उसका कार्यकाल कितना होता है और वे अपना त्याग पत्र किसे देता है, और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित भारतीय संविधान में क्या क्या आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का राष्ट्रपति जो कि संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है, जिसमें कहा गया है भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, जो कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पद को सर्वाधिक सम्मान, गरिमा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त है। राष्ट्रपति राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारे संविधान में कोई भी पद बनाया जाता तो उसके लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है निर्वाचन। निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति का चयन किया जाता है। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54, जिसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेने वाले सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आर्टिकल 55, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक चुनाव मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एकल संक्रमणीय सिद्धांत क्या है। एकल संक्रमणीय सिद्धांत वे है कि यदि निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हों तो मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता के क्रम से दिया जाएगा। इसका आशय यही है कि मतदाता मतदान पत्र में उम्मीदवारों के नाम या चुनाव चिन्ह के समक्ष अपना वरीयता क्रम लिखेगा। इसी के आधार पर अगर किसी भी व्यक्ति को 51% यानी कि 50+1% मत प्राप्त हो जाता है, वे भारत का राष्ट्रपति बन जाता है। जब राष्ट्रपति पद है तो उसके लिए कुछ योग्यताएं होंगी। क्या क्या योग्यताएं देखते हैं। सबसे पहले योग्यता होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए वे। दूसरी कि 35 वर्ष की अपनी आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी योग्यता है कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो और पागल या दिवालिया ना हो। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता रखता हो। अगर ये सभी योग्यताएं किसी व्यक्ति के पास है तो वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी के लिए निर्वाचक मंडल में 50 सदस्यों का प्रस्ताव और 50 सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है। और साथ ही साथ नामांकन करते समय 15,000 की जमानत राशि भी जमा करनी पड़ती है उसे। अगर उसे अपना मतदान का 1/10 भाग मत प्राप्त नहीं होता है कुल मतदान से, तो उसकी जमानत राशि भी जब्त कर ली जाती है। निर्वाचन होने के बाद जब राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, जीत जाता है, तो उसके बाद उसे शपथ दिलाई जाती है। शपथ उसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित होता है तो वरिष्ठता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के माध्यम से शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिला दी गई, अब उसका कार्यकाल होगा। कार्यकाल कितना होगा राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पूर्व भी वे अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, या फिर संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।
और राष्ट्रपति का पद किसी भी स्थिति में 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। 6 माह से अधिक खाली नहीं रह सकता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, लेकिन जिस सदन में महाभियोग का संकल्प पेश किया जाता है उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति को आरोप पत्र दिए जाने के 14 दिन बाद ही सदन में महाभियोग का संकल्प पेश हो जाता है। जिस सदन में संकल्प पेश किया गया उसके सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित किया जाना चाहिए। और जिस सदन में ये संकल्प पारित किया गया है उससे जब ये पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो ये दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करता है। जब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच कर रहा हो तब राष्ट्रपति या अपने किसी वकील के माध्यम से लगाए गए आरोपों के संबंध में वे अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है या स्पष्टीकरण दे सकता है। और स्पष्टीकरण देने के बाद भी यदि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सही होते हैं तो वे अपनी संख्या के बहुमत से दूसरा सदन तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पहले सदन द्वारा पारित संकल्प का अनुमोदन कर देता है और महाभियोग की कार्यवाही पूरी हो जाती है। जिस दिन ये कार्यवाही पूरी हो जाती है उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाता है। 6 माह से अधिक राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं किया जा सकता है। 6 माह के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन कराना आवश्यक है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती हैं, नियुक्ति से संबंधित शक्तियां होती हैं और राष्ट्रपति के पास सैनिक शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां भी मौजूद हैं। अब इन सभी शक्तियों के बारे में विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अनुच्छेद 77 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रधान होता है, इसलिए भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्ति यानी कि राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्रियों और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है और आर्टिकल 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष और विदेशों में नियुक्त राजदूतों की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर नियुक्त होते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी हैं देखते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सत्र बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करने का अधिकार है। यह अभिभाषण राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अभिभाषण न होकर मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया गया भाषण होता है।
राष्ट्रपति लोकसभा के गठन के बाद पहली बैठक में और प्रत्येक वर्ष के सत्र के आरंभ में संसद में अभिभाषण कर सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। राष्ट्रपति किसी गैर धन विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन वापस आने पर उसको हस्ताक्षर करने के लिए वे बाध्य है। यदि किसी विधेयक के विषय में संसद के दोनों सदनों में 6 माह तक विरोध रहता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक यानी कि अधिवेशन बुलाकर अंतिम निर्णय करा सकता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इस संयुक्त अधिवेशन के उल्लेख भारतीय संविधान में आर्टिकल 108 यानी कि 108 में किया गया है। राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व भी प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग करने का अधिकार है। धन विधेयक, वित्त विधेयक और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हम देखते हैं वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। कौन कौन से वे विधेयक हैं? धन विधेयक, जिसकी विस्तृत जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में की गई है, जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य की सीमाओं में अथवा नाम में परिवर्तन करने हेतु विधेयक जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। अनुच्छेद 110 जो कि वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी का, जिसका संबंध यदि एक अनुच्छेद 110 से हो तो, परंतु उसमें अन्य प्रावधान भी होने चाहिए, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। अनुच्छेद 31 के तहत यदि कोई विधेयक साधारण विधेयक है लेकिन भारत की संचित निधि से धन निकालना आवश्यक है, उस विधेयक के माध्यम से यानी कि आर्टिकल 31 से संबंधित विधान है, तो उस पे राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। टैक्सेशन यानी कि कर आरोहण की वस्तुओं से संबंधित कोई भी विधेयक जिसमें राज्यों की रुचि है अथवा कृषि, आय इत्यादि को पुनः परिभाषित करने के लिए लाया गया विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य विधेयक जो व्यापार, वाणिज्य आदि की स्वतंत्रता को बाधित करता हो, अनुच्छेद 19(1) के तहत, उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। जिन विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है उनकी संवैधानिकता पर न्यायालय में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, भले ही विधान में किए जाने के बाद उन पर राष्ट्रपति की अनुशंसा मिले या ना मिले। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, वो क्या है? संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती हैं जो कि उसे संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत प्राप्त हैं। वे 3 शक्तियां उसके पास कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहली शक्ति है उसके पास कि वे विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरी है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। और तीसरा है यदि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो वे उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी, उसके लिए वे बाध्य है। ये थे 3 विकल्प जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त थे आर्टिकल 111 के तहत। राष्ट्रपति को एक और अधिकार प्राप्त है, वो है मनोनयन का अधिकार, यानी कि सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार। एंग्लो इंडियन
और विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। अनुच्छेद 80(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कि कला, विज्ञान, साहित्य और समाज के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति आगामी वर्ष का बजट वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में पेश करवाता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करके केंद्र और राज्यों के मध्य करों से प्राप्त आय के वितरण के संबंध में सिफारिशें करवाता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, जो कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है, जिसके अनुसार भारतीय न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने और दंड को निलंबित करने और दंड की प्रकृति बदलने या कम करने का अधिकार है। यहाँ तक कि उसको मृत्यु दंड से क्षमा करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के तहत प्राप्त है। परामर्शी अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्रीय महत्व के विधिक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, जिसके अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए, उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश 6 माह तक कानून की तरह कार्य करता है। लेकिन संसद का सत्र प्रारंभ होने पर 6 सप्ताह के अंदर इसे संसद में पारित हो जाना आवश्यक है, नहीं तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति ये अध्यादेश 6 माह से पहले भी वापस ले सकता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपात के समय में राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हुई हैं। 3 शक्तियां प्राप्त हुई हैं। वे 3 शक्तियां हैं राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण की आशंका या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह में हो जाना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का असफल हो जाता है तो उस समय राज्य के राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर या राष्ट्रपति के शुभ विवेक से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इस स्थिति में उस राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल कर सकता है। अब हम देखते हैं वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होने की स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। ये थी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के शुभ विवेक से निर्णय के अवसर कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से निर्णय राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से ले सकता है, जिसमें उसे मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का दायित्व है कि वे मंत्रिपरिषद की परामर्श से कार्य करें। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब वे अपने शुभ विवेक से निर्णय लेता है, जैसे
जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि किसी भी दल का लोकसभा सदस्यों के बहुमत का स्पष्ट समर्थन प्राप्त ना हो, तब राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति से शुभ विवेक से कार्य कर सकता है। यानी कि जब लोकसभा चुनाव हो जाता है और किसी के पास भी बहुमत स्पष्ट समर्थन प्राप्त नहीं है बहुमत का, तो राष्ट्रपति स्वयं अपने निर्णय से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन, जिसने लोकसभा में बहुमत का समर्थन गंवा दिया हो या जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने शुभ विवेक निर्णय से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की स्थिति, यानी कि पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका निभाता है। संविधान प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन भी करता है, जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता व परामर्श देता है। मूल संविधान में इस विषय पर मूक था कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है या नहीं, परंतु इंग्लैंड की संसदीय शासन व्यवस्था की परंपराओं के अनुरूप राष्ट्रीय प्राय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। इस अस्पष्टता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा दूर किया गया था तथा ये स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह द्वारा बाध्य होगा। इस संशोधन के फलस्वरूप राष्ट्रपति को एक सलाहकार तथा मार्गदर्शक की भूमिका से वंचित कर दिया गया। 1978 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति में कुछ सुधार करने का प्रयास किया गया था तथा ये प्रयोजन भी किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपने परामर्श पर पुनः विचार करने के लिए भी कह सकता है। यानी कि कोई भी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी वापस भेज सकता है, लेकिन दोबारा आने पर उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। पुनर्विचार के पश्चात दिए गए परामर्श को स्वीकार करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार संशोधन ने राष्ट्रपति की सीमित व अनिवार्य भूमिका को स्वीकार किया। अब भी राष्ट्रपति नीति को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार है। वे सरकार को प्रोत्साहित कर सकता है तथा उसे चेतावनी भी दे सकता है। इसके अतिरिक्त अनेक मामलों में राष्ट्रपति शुभ विवेक का प्रयोग भी कर सकता है, जैसे कि यदि संसद में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो अथवा बहुमत दल का कोई भी सर्वमान्य नेता ना हो, तो वे अपनी स्व इच्छा से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाने या त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात ये सिफारिश की जाती है कि सदन को भंग कर दिया जाए तथा नए चुनाव कराए जाएं, तो इसको मानना या ना मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर रहता है। संसद द्वारा पारित विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग करना, लोकसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करना, मंत्रिपरिषद को अपने निर्णय पर पुनः विचार के लिए कहना, संसद को किसी विधेयक पर पुनः विचार के लिए कहना, ये विषय थे जिस पर राष्ट्रपति स्वयं अपनी इच्छा से निर्णय ले सकता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संविधान में कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे।
अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है, इससे पहले भी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अनुच्छेद 57 निर्वाचन के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। योग्यताएं वही भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो और संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के कार्यकाल की क्या क्या दशाएं हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय किया गया जो कि 6 माह होता है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी कि कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, वर्णन है। अनुच्छेद 72 जिसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसके माध्यम से वे दंड के विधान को बदल सकता है, कम कर सकता है, प्रक्रिया को बदल सकता है। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना। अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे कि नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि से संबंधित वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया। भारत का महान्यायवादी जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है और भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन किस प्रकार किया जाना चाहिए इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 में किया गया है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का दायित्व बताया गया है। दायित्व ये है कि मंत्रिपरिषद में जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी कार्य हो रहा है, उसके बारे में समय समय पर राष्ट्रपति को सूचित करते रहना। अनुच्छेद 85 जिसके तहत राष्ट्रपति को संसद में सत्र, सत्रावसान और उसे भंग करने का अधिकार है। अनुच्छेद 111 जिसके तहत राष्ट्रपति को विधेयकों पर अपनी सहमति देना या ना देना या उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजना से संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद 112 जिसके तहत उल्लेख भारतीय संविधान में है वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट नाम से भी जाना जाता है, संघीय बजट। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि अगर संसद का कोई सत्र ना चल रहा है तो उस समय राष्ट्रपति किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय को अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकता है, लेकिन संसद के सत्र के प्रारंभ होते ही 6 सप्ताह के अंदर इसको पारित होना आवश्यक है, अन्यथा ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 143 जिसके अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन ना ही सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति को देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवाद या निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय मिलता है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह के अंदर भर लिया जाता है। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं पूरी करता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आवश्यक हैं। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है।
भारत सरकार द्वारा समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित की जाती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पूर्व उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया तब संचालित की जाती है जब उसने संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो। राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के तहत उसे ये शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्रीय महत्व के विधिक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह द्वारा बाध्य होगा। वहीं 44वां संविधान संशोधन 2 वर्ष बाद हुआ, जिसके द्वारा यह प्रयोजन किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपने परामर्श पर पुनः विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। यदि किसी कारणवश चुनाव में विलंब हो जाए तो पदासीन राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। इस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता। ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति के चुनाव में विलंब हो जाता है तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं करेगा। केवल नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में पराजित हुए, लेकिन बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति भी चुने गए। श्री के.आर. नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। के.आर. नारायण ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि पहले चीन में राजदूत भी थे। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार लक्ष्मी सहगल थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की 13वें नंबर की राष्ट्रपति और इस पद पर व्यक्तिगत रूप से पद ग्रहण करने वाली 12वीं राष्ट्रपति हैं। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में हुआ है। बीबी गिरी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद न्यायमूर्ति हेमतुल्लाह ने बीबी गिरी की राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के कारण बीडी जत्ती ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका के कार्य का वर्णन किया गया है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की क्राउन की तरह देश का औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। हमारा जो टॉपिक था भारत का राष्ट्रपति वे कंप्लीट हुआ।
अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हमारी जो भी वीडियो आगे अपलोड की जाएगी तो आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें और जल्द से जल्द इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।